आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारे अध्याय औद्योगिकरण के युग को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा जो पॉइंट है वो है फैक्ट्रियों का आना। ये फैक्ट्रियां कहाँ आई? भारत में। और इसे कौन लेकर के आया? भारत के उद्योगपति। कौन लेके आए? भारत के उद्योगपति। ये जो उद्योगपति थे इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया था? व्यापार से कमाया था। वो व्यापार किसका होता था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम और चाय का व्यापार करती थी, किसके साथ करती थी? चीन के साथ। उस दौरान इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या कमाया था? पैसा कमाया था। और उन लोगों की भी सोच थी कि वो भारत में अपने उद्योग धंधे क्या करें, स्थापित करें। तो वो जो प्रारंभिक उद्यमी थे उनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। अब भारत के अंदर पहली जो सूती कपड़ा मिल थी वो बंबई में 1854 में लगी। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार आता है कि भारत के अंदर पहली जो सूती कपड़ा मिल है वो कब और कहाँ लगी, तो बंबई में लगी 1854 में। उसके बाद में एक मील जूट की लगी भारत में 1855 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जगह का नाम यहाँ लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, रिसरा। ये पश्चिमी बंगाल में थी। कहाँ लगी थी देश की पहली जूट मिल? 1855 में। कहाँ लगी? रिसरा, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में लगी थी ये। उसके बाद में एक सूती मिल कानपुर में खुली थी। ये बहुत बार आती है उत्तर भारत के अंदर, एल्गिन मिल। किसके नाम से जाना जाता है इस मिल को? एल्गिन मिल के नाम से जाना जाता है। ये कुछ एक मिलें थी जो भारत में खुल रही थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये उद्योग लगा कौन रहा था, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी और इनमें मिलों में काम करने वाले कौन थे। तो हम बात करते हैं भारत के प्रारंभिक उद्यमियों की, जिसमें जमशेदजी टाटा जी, द्वारकानाथ टैगोर जी, ये लोग जो हैं शामिल थे। और जो जूट की मिल लगी थी वो हुक्मचंद जी ने लगाई थी। ये तीन ऐसे घराने थे जिन्होंने भारत के अंदर अपने उद्योग धंधे स्थापित किए। अब वो उद्योग धंधे कहाँ से आए? देखिए, देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखें कौन कौन लोग थे। तो बहुत सारे व्यवसायिक समूह का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। पिछली जो 9वीं क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि अंग्रेज भारत से अफीम का चीन को निर्यात करते थे। फिर वो चीन से चाय खरीदते थे और इंग्लैंड में जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए। वो क्या करते थे? इनके लिए पैसा उपलब्ध करवाते थे। क्या क्या काम था इनका देखो। व्यापारियों के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, उनके लिए आपूर्ति सुनिश्चित करना और माल को जहाज पर लाद करके रवाना करना। इसके अंदर कुछ व्यवसायी भारत में उद्योग स्थापित करना चाहते थे और बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वो उद्योगों में निवेश करने लगे। लेकिन 1840 के दशक में व्यापक व्यावसायिक संगठनों के कारण उनके उद्यम क्या हो गए? बैठ गए। उनको जो है बहुत ज़्यादा भारी जो है हर्जाना जो है पड़ा। लेकिन दोबारा फिर 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले सफल जो व्यवसायी थे उन वो उद्योगपति साबित हुए। इसमें कौन कौन लोग थे? बम्बई के अंदर डेनिस शार्प पेटेंट, आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन से निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची माल जो कपास थी उसका निर्यात करके पैसा कमाया। और 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद ने चीन के साथ व्यापार किया और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिड़ला के पिता और उसके दादा ने किया। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर उद्योग धंधे लगाए। इन लोगों ने क्या किया? पूंजी को इकट्ठा किया और अन्य व्यापारिक जो नेटवर्क थे उनका सहारा लिया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा के साथ व्यापार करते थे, कुछ मध्य पूर्व एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने, सूद पर पैसा चलाने, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाने और व्यापारियों को पैसा देने का काम कौन करते थे? ये साहूकार करते थे। और इन्होंने जो है भारत में क्या कर ली? फिर फैक्ट्रियां लगा ली। लेकिन धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा क्या है? कसता गया और भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह क्या हो गई? सिकुड़ गई। फिर इन लोगों ने क्या किया? अपना तैयार माल यूरोप में बेचना बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? कच्चे माल और अनाज या कच्ची कपास या अफीम या गेहूं और नील का ही निर्यात करना शुरू कर दिया। तैयार माल बेचने की बजाय कच्चा माल बेचना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों की जहाजरानी का व्यवसाय विकसित हुआ तो उनको यहाँ से भी क्या कर दिया? बाहर धकेल दिया।
अब भारत के अंदर यूरोपीय प्रबंधक जो कंपनियां थी वो महत्वपूर्ण थी। कितनी थी? 3 महत्वपूर्ण। पहली बर्ड हिगलर्स, दूसरी एंड्रयू यूल और तीसरी थी जार्डिन स्किनर। अब पूरा का पूरा नियंत्रण जो नेटवर्क था व्यापार का वो इन्हीं कंपनियों के हाथ में था। और ये कंपनियां जो हैं एजेंसियों से पूंजी जुटाती थी और संयुक्त उद्यम लगाती थी और उनका प्रबंधक संभालती थी। और भारतीय जो फाइनेंसर थे वो इनको पूंजी उपलब्ध करवाते थे। अब भारत के जो व्यवसायी थे, अब उनके पास और कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि यूरोपीय व्यापारियों ने अपने वाणिज्यिक परिसंघ मिला बना लिए थे जिसके अंदर भारतीय व्यवसायियों को शामिल नहीं किया जाता था। भारतीय व्यापारियों को बहुत लंबा समय जो है व्यतीत करना पड़ा। अब बात आता है कि मजदूर कहाँ से आते थे। मजदूर आते थे गाँव से। जो शहर के साथ लगते हुए जो गांव होते थे जहां पर लोगों को सारा साल काम नहीं मिलता था, उस गांव के लोग कहां पर चले जाते थे? शहर में काम करने के लिए। एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करें कि बम्बई के जो सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर थे वो 50% से ज़्यादा पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। मील मजदूर बीच बीच में अपने गांव भी चले जाते थे, फसल की कटाई करके या त्योहारों के समय वो गांव लौट जाते थे और उसके बाद में वापिस से आ जाते थे। जब गांव में ये खबर फैली कि शहरों के अंदर काम बहुत ज़्यादा है, मजदूरों को काम मिलेगा, तो लोग वापस कहाँ पर आना शुरू हो गए? शहरों में आना शुरू हो गए। लेकिन शहरों में नौकरी पाना क्या था? बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक जोबर नाम का व्यक्ति रहता था, जिस व्यक्ति का काम था उद्योगों को नए मजदूरों की भर्ती करना। जो उद्योगपति थे उन्होंने एक वेतनभोगी कर्मचारी रखना शुरू कर दिया जिसका नाम था जोबर। ये देखिए आप, जिस व्यक्ति का जोबर के साथ संपर्क था उस व्यक्ति को आसानी से नौकरी मिल जाती थी। तो वो गांव वाले लोगों को भरोसा देता था, वो गांव से लोगों को लेके आता था, उन्हें उद्योगों में नौकरी दिलवाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इस जोबर ने नौकरी के बदले में लोगों से पेशगी लेना शुरू कर दिया कि मैं आपको जॉब तब दिलवाऊंगा जब आप मुझे पैसे देंगे, तोहफे देंगे। इसकी मांग करने लगे। इससे मजदूरों की जिंदगी क्या होनी शुरू होगी? नियंत्रित। कौन नियंत्रित कर रहा था? व्यापारी और जोबर लोग। लेकिन समय के साथ साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ी और जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम के अंदर उनका अनुपात क्या था? बहुत छोटा। ये देखिए, ये महिलाएं अहमदाबाद की जो मिल है उसके अंदर काम कर रही हैं। उसके बाद है नंबर 5 हमारे पास औद्योगिक जो विकास है उसका अनूठापन। जो औद्योगिक विकास हो रहा था वो सारा का सारा किसके नियंत्रण में हो रहा था? यूरोपीय प्रबंध के। ये देखिए, यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों ने कुछ खास तरह के उत्पादों में दिलचस्पी थी। उन्होंने क्या किया? औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर के चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए, खनन, नील, जूट के व्यवसाय के पैसे में निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता थी? निर्यात की। भारत में तो केवल इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता था और ये सारा यूरोपीय मंडियों में भेजा जाता था। तो भारतीय जो व्यवसायी थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया? अपने उद्योग धंधे इसमें लगाने शुरू कर दिए और भारतीय बाजार में मानचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा उन्होंने नहीं की। बाहर से आने वाला जो ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारतीयों के शुरुआती सूती कपड़े मिलों की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा किसका होता था? बेहतर किस्म का। जितना भी अच्छा धागा होता था उसे आयात कर दिया जाता था और भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे और उन्हें चीन को क्या कर देते थे? निर्यात कर देते थे। अब वो समय था जब भारत का औद्योगिकरण ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। वो बदलाव क्या थे? भारत के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए थे। कौन से आंदोलन? राष्ट्रवादी। और उन नेताओं ने कहा कि भारतीय लोगों को स्वदेश में बनी ही चीज़ों का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ये देखिए, राष्ट्रवादी लोगों ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और रियायतें देने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल दिया। चीन के बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए। परिणाम स्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय अब क्या बनाने लगे? कपड़ा बनाने लगे। और 1900 से लेकर 1912 में सूती कपड़े का उत्पादन क्या हो गया? दुगना हो गया। अब सबसे बड़ा नाटकीय परिवर्तन आया प्रथम विश्व युद्ध में। यहाँ हमारा एक प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर औद्योगिक उत्पादन बढ़ा क्यों? अब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जो ब्रिटेन के उद्योग धंधे थे उनका विकास धीमा हो गया और ब्रिटेन के जो कारखाने थे उनमें
आयात और निर्यात की वस्तुएं बनने की बजाय सेना की ज़रूरतों और युद्ध की सामग्री बननी शुरू हो गई, और मैनचेस्टर के माल का आयात भारत में क्या हो गया, कम। इस कारण भारतीय माल को सालों साल के बाद जो है रातों रात एक बहुत बड़ा देसी बाजार मिल गया, क्योंकि अब मैनचेस्टर के अंदर सूती कपड़ा बनता नहीं था, तो अब भारत के अंदर बिकने वाला सारा जो कपड़ा था वो किसका था, भारतीय उद्योगों का। युद्ध लंबा खिंच गया तो भारतीय कारखानों में फौज के लिए जूट की बोरियां बनने लगी, फौजियों के लिए वर्दी बनी, टेंट बने, चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर के ऊपर लगने वाली जीन और बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे, और नए कारखाने भी भारत में लगने लगे, जिसकी वजह से भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और मजदूरों को भी ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था। ये देखिए, इसके कारण क्या हुआ था, जो पुराने कारखाने थे उनको पालियों में चलाने लगे, यानी कि 24 जो घंटे होते हैं उसको कितने से डिवाइड कर दिया, चार से, और 6-6 घंटे की कितनी पालियां बना दी, 4। कई जगह पे 8-8 घंटे की कितनी पालियां बना दी, 3, ताकि पहली पाली के मजदूर काम करके चले जाएं तो दूसरी पाली के आ जाएं, ताकि मशीनें ना रुकें और उत्पादन जो है होता रहे और जो विश्व के बाज़ार में मांग है उसको पूर्ण करता रहे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, भारतीय बाजार के अंदर मैनचेस्टर का माल दोबारा आना शुरू हो गया, लेकिन वो कभी भी वो हासिल हैसियत नहीं कर पाया जो उसे पहली थी। और युद्ध के अंदर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई, उसका कपास का उत्पादन भी कम हो गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में भी क्या आ गई, ज़बरदस्त गिरावट। इस कारण उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर जो स्थानीय उद्योगपति थे उन्होंने घरेलू बाजारों के ऊपर कब्जा करके अपनी धीरे धीरे स्थिति क्या कर ली, मजबूत कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है लघु उद्योगों की बहुतायात। भारत के अंदर जो है छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने लोगों ने शुरू कर दिए, और ये उद्योग धंधे कहाँ लगे, देखो युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा हुआ। अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था, उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% कहाँ लगे हुए थे, बंगाल और बम्बई में। बाकी पूरे देश में छोटे छोटे स्तर के उत्पादन का दबदबा था। पंजीकृत फैक्ट्रियों की कुल संख्या औद्योगिक श्रम का बहुत छोटा हिस्सा काम करता था, और ये संख्या 1911 में 5% थी और 1931 में कितनी थी, 10%। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित अपनी छोटी छोटी वर्कशॉपों में और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। जैसे जैसे 20वीं शताब्दी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में इजाफा हुआ, हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी ये सही थी, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की, उसका कारण था अब जो कताई जो उद्योग था उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन जो तमाम उसकी समस्याएं के बावजूद बुनकर जो था अपना व्यवसाय किसी तरीके से चलाते रहे, और धीरे धीरे उन्होंने हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में क्या कर लिया, सुधार कर लिया, और यह कितने गुना बढ़ गया था, 3 में। ऐसा क्यों हुआ, एक नई मशीन आ गई थी जिसका नाम था फ्लाई शटल। कौन सी मशीन आ गई थी, फ्लाई शटल। ये देखिए, ये प्रश्न आता है कई बार, फ्लाई शटल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो रस्सियों और पुलियों के सहारे चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह इक्स्तीज धागे को लंबवत धागे में पिरो देती थी। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करगे चलाना और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनने में क्या मिली, सफलता मिली, बहुत आसानी से। इस कारण क्या हुआ था, 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाइंग शटल लगे थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोच्चि और बंगाल के क्षेत्र में हथकरघे 70 से 80% तक थे, और इसके अलावा भी इन्होंने छोटे छोटे इसमें क्या किए थे, सुधार किए थे, और ये अपनी उत्पादकता को क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, और मिलों से क्या कर रहे थे, ये लोग मुकाबला कर रहे थे। ये देखिए, अब धीरे धीरे मोटे कपड़ा जो था जिन्हें गरीब खरीदते थे उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आता था। खराब फसल होने के कारण या अकाल के समय जब ग्रामीणों के पास खाने को कुछ नहीं होता था, नगद आय के उनके साधन जब खत्म हो जाते थे, वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे, तो बेहतर किस्म का जो कपड़ा बनाया जाता उसको खाते पीते तबके के लोग खरीदते थे, और भारतीय लोगों ने महीन कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। और बनारसी और बालूचरी जो साड़ियों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो अमीर लोग पहनते थे और इनकी जो नकल भी कोई नहीं कर सकता था। जो मील के जो मालिक थे वो इनकी नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ थी, मद्रास की प्रसिद्ध जो लुंगियाँ थी, उनका स्थान लेना मशीनों के लिए क्या था, बहुत मुश्किल काम था। इसलिए जो औद्योगिकरण का जो प्रक्रिया थी उसके अंदर मजदूरों को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बाजार, वस्तुओं के लिए बाजार। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक